नमस्कार। आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। आई होप आज सबने हमारे देश का गणतंत्र दिवस खूब अच्छी से सेलिब्रेट किया होगा। आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स। ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो कि फर्टिलिटी क्लिनिक्स में डॉक्टर्स डिटेक्ट करते हैं उन कपल्स में जिनको प्रेगनेंसी होने में मुश्किल हो रही हो। अब सबसे पहले इस बारे में जानने के लिए ज़रूरी है कि हम ये जानें कि फैलोपियन ट्यूब्स है क्या। फैलोपियन ट्यूब एक बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर है जो कि आप कह सकते हैं कि बच्चेदानी और अंडेदानी में एक कनेक्शन बनाता है। आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक फिगर दिखाऊंगी। फैलोपियन ट्यूब एक औरत के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं यानी कि बच्चेदानी, अंडेदानी और तीसरा होता है फैलोपियन ट्यूब। ये हमारे औरतों के अंदर ये एक कोनिकल शेप स्ट्रक्चर जो कि बच्चेदानी है और ये एक वाइटिश पर्ली वाइट स्ट्रक्चर जो कि अंडेदानी है। अब बच्चेदानी और अंडेदानी के बीच में एक कनेक्शन बनाती हुई डेलिकेट सी ट्यूब, इसे फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इसका एक हिस्सा बच्चेदानी की डायरेक्ट कनेक्शन में है। इसकी ओपनिंग बच्चेदानी के एक कॉर्नुअल एंड में जाकर खुलती है। बच्चेदानी के अंदर की कैविटी डायरेक्टली हमारी फैलोपियन ट्यूब की कैविटी के साथ कंटिन्यूटी में इस तरह से लिंक्ड होती है और इसका जो दूसरा एंड है ये हमारी पेल्विक कैविटी में फ्रीली इस तरह से पड़ा होता है। और अगर हम ध्यान से देखें तो इसका जो ये एंड है ये एक फूल की तरह इस तरह से खुला रहता है। इस तरह से फ्रीली हमारी पेल्विक कैविटी में पड़ा होता है। अब इसका काम क्या है, ये इतना इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्यों है और इसका हमारे शरीर में क्या काम है। जैसे कि ये अंडेदानी और बच्चेदानी में एक कनेक्शन बनाता है तो इसका जो मेन काम है वो ये है कि इसका जो एंड अंडेदानी के पास पड़ा हुआ है वो एंड इस तरह से एक फूल की तरह ऐसे अंडेदानी के ऊपर बैठा रहता है। जब हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल में 14th डे के आसपास इस अंडेदानी से एक अंडा बनकर रिलीज होता है तो ये जो एंड है फैलोपियन ट्यूब का ये उस अंडे को कैच कर लेता है और कैच करने के बाद वो अंडा इस ट्यूब के अंदर धीरे धीरे रोल होता हुआ उसके बीच के भाग में आ जाता है। इस दौरान अगर औरत का संबंध किसी आदमी के साथ होता है और सीमेन उसकी वेजाइना में इंसेमिनेट होता है तो उस सीमेन में जो शुक्राणु होते हैं वो पूरा रास्ता स्विम करके इस फैलोपियन ट्यूब में अंडे को मिलते हैं और उस अंडे के साथ फ्यूज होते हैं। बेसिकली ये फैलोपियन ट्यूब एक यूट्रस और अंडेदानी में एक कनेक्टिंग ट्यूब है जहां पर अंडा अंडेदानी से निकलकर इस ट्यूब में आता है और स्पर्म बाहर से पूरी बच्चेदानी को ट्रैवल करता हुआ इस ट्यूब तक पहुंचता है और इस ट्यूब में ही अंडा और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज करते हैं। हम कह सकते हैं कि ये वो जगह है जहां पर औरत का एग और उसके हस्बैंड या मर्द का स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं और फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जब एम्ब्रियो बनना चालू हो जाता है तो 4 से 5 दिन में वो एम्ब्रियो इस ट्यूब में से रोल होकर वापस बच्चेदानी में आ जाता है। इस तरह से
कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है। अब जाहिर सी बात है कि अब ये कनेक्टिंग ट्यूब अगर ब्लॉक हो जाएगी तो अंडेदानी से निकला हुआ अंडा और बाहर से आता हुआ स्पर्म आपस में मिल नहीं पाएंगे, और अगर एग और स्पर्म आपस में मिल नहीं पाएंगे तो प्रेगनेंसी असंभव है। सॉरी। तो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये इसका ब्लॉक होना बच्चा ना होने का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये किसी भी हिस्से में ब्लॉक हो सकती है। जो हिस्सा इसका बच्चेदानी के अंदर खुल रहा है, जिसे कि बोलते हैं कॉर्नुअल एंड। सो फेलोपियन ट्यूब मे बी ब्लॉक्ड एट द कॉर्नुअल एंड, इट मे बी ब्लॉक्ड समवेयर इन इट्स लेंथ, और इट मे बी ब्लॉक्ड एट दिस एंड विच इज कॉल्ड द फिम्ब्रियल एंड। जो ये फूल की तरह खुला हुआ एंड है, इसे बोला जाता है फिम्ब्रियल एंड। सो ट्यूबल ब्लॉक कैन बी एट द कॉर्नुअल एंड, at in any part in the length of the tube or at the fimbrial end। ये 3 अलग अलग जगहें हैं फेलोपियन ट्यूब्स की जहां पर ब्लॉकेज हो सकती है। कॉर्नुअल एंड पे ब्लॉकेज होने के अलग कारण होते हैं, लेंथ में ब्लॉकेज होने के अलग कारण होते हैं, और फिम्ब्रियल एंड पे ब्लॉकेज होने के अलग कारण होते हैं। सो अब सवाल आता है कि ये जो ट्यूब्स हैं, ये ब्लॉक कैसे हो जाती हैं। फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक होने के बहुत से कारण होते हैं, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे कॉमन कारण जो है वो है इन्फेक्शंस, पेल्विक इन्फेक्शंस। हमारे पेल्विस में, हमारे इंटरनल बॉडी का जो लोअर हिस्सा है, जिसे कि हम पेल्विस कहते हैं, पेल्विक कैविटी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होने से जो ट्यूब्स हैं ये ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन फिम्ब्रियल एंड ऑफ द ट्यूब को खराब कर देता है, और जो फिम्ब्रियल एंड है वो इस तरह एक फूल की तरह खुले रहने की बजाय ऐसे एक दूसरे से ऐसे चिपक जाता है। चिपकने की वजह से उस पार्ट ऑफ द ट्यूब की जो कैपेबिलिटी है एग को कैच करने की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वो इस तरह फूल की तरह खुला हुआ, डेलिकेट हेयर लाइक फैला हुआ नहीं है, और एक दूसरे के साथ चिपक कर वो एंड फ्यूज हो गया है। तो ऑब्वियसली जो अंडेदानी में से एग निकल रहा है वो इसके अंदर नहीं आ पाएगा। सो पेल्विस में कहीं पे भी इन्फेक्शंस हो तो फिम्ब्रियल एंड डैमेज हो सकता है। फिर डैमेज होने से आपस में फिम्ब्रिया जुड़ सकते हैं और फिम्ब्रियल एंड ब्लॉक हो सकता है। इन्फेक्शंस, यूट्रस की इन्फेक्शंस, पेल्विस की इन्फेक्शंस हमारी फेलोपियन ट्यूब को अंदर से भी खराब कर देती हैं। उसके इन्फेक्शन ट्यूब के अंदर जाकर ट्यूब के अंदर के हिस्से को इन्फेक्ट करके वहां पर भी ब्लॉक पैदा कर सकती हैं। कॉर्नुअल एंड भी यूट्रस की इन्फेक्शंस के कारण, ये हिस्सा यूट्रस की बच्चेदानी के कनेक्शन में है, इसलिए कोई भी ऐसा काम या किसी भी कारण से अगर यूट्रस के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसका ये हिस्सा इन्फेक्शन के कारण डैमेज हो सकता है और ब्लॉक हो सकता है। सो इन्फेक्शंस कैन कॉज ब्लॉकेज इन एनी पार्ट ऑफ द ट्यूब। सो इन्फेक्शंस होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। इन्फेक्शन ऑफ द पेल्विस, इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस, sexually transmitted infections, vaginal infections, uterine infections, any kind of infections can harm the tubes and cause blockage of tubes। दूसरा जो कारण है बहुत कॉमन ट्यूब्स के ब्लॉक होने का, वो है एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस एक इस तरह की डिजीज है जो कि हमारे मेंसेस से रिलेटेड होती है। अब इसको अगर मैं पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो मैं पूरा 1 घंटे का वीडियो अलग से हम कर सकते हैं इस पे,
बट अभी मैं इतना ही बताना चाहूँगी कि एंडोमेट्रियोसिस हमारे यूट्रस, अंडेदानी और ट्यूब्स तीनों को अफेक्ट करता है और ट्यूब्स को ब्लॉक करने का एक बहुत बड़ा रीजन है। एंडोमेट्रियोसिस के कारण पूरी की पूरी ट्यूब डैमेज हो सकती है और इतनी डैमेज हो सकती है कि ना तो अंडा उसके अंदर आएगा, ना अंडा उसके अंदर ट्रैवल कर सकता है और ना ही स्पर्म ट्यूब तक पहुंच सकता है। तीसरा कारण है अबॉर्शंस। बार बार अबॉर्शंस करवाना, इंस्ट्रूमेंटेशन करवाना, जिससे कि बच्चेदानी के अंदर कोई इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो सके, वो भी ट्यूब्स ब्लॉक होने का एक कारण होता है। चौथा कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब है प्रेगनेंसी का ट्यूब में ठहर जाना। जैसे कि मैंने बताया है कि एग और स्पर्म ट्यूब में फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और एम्ब्रियो बनने के बाद चौथे या पांचवें दिन वो एम्ब्रियो ट्यूब से मूव होकर बच्चेदानी के अंदर आता है। कई बार वो एम्ब्रियो इतना स्लो मूव करता है या मूव करता ही नहीं है कि वो 5 दिन के बियॉन्ड अगर ट्यूब में रह जाता है तो कई बार वो वहीं पर अपनी जड़ पकड़ लेता है और प्रेगनेंसी ट्यूब में ही ठहर जाती है। ऐसा पता लगने पर अल्ट्रासाउंड पे अगर हमें टाइमली पता चल जाए कि प्रेगनेंसी ट्यूब में ठहर गई है तो कई बार डॉक्टर्स ट्यूब की मिल्किंग करके उसे अबॉर्ट करवा देते हैं। बट एक्टोपिक प्रेगनेंसी को तो हमने इस तरह से खत्म कर दिया, बट ट्यूब का जो अंदर वाला हिस्सा है, उसके इंटरनल जो उसका म्यूकोजा है वो डैमेज हो जाता है और वहां पर उसके सेल्स इतने डैमेज हो जाते हैं और सेल्स के ऊपर लगे वेरी डेलिकेट हेयर लाइक सीलिया डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण ट्यूब के अंदर एग रोल नहीं हो पाता, ट्यूब के अंदर स्पर्म या एग ट्रैवल नहीं कर पाते और वो जगह कंजीनियल नहीं रह पाती कि एग और स्पर्म वहां पर रुक कर आपस में फ्यूज हो पाए और फर्टिलाइज हो पाए। सो बेसिकली ट्यूब का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो जाता है। ये सब मोस्ट कॉमन कॉजेज हैं ट्यूबल ब्लॉक के। अब सवाल आता है कि अगर ट्यूब्स ब्लॉक हो तो ये पता कैसे चले और फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है। ट्यूब्स ब्लॉक हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए जो बेस्ट मोडालिटी है वो है डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, यानी कि हम पेट पे एक छोटा सा 1 सेंटीमीटर का चीरा लगाकर एक दूरबीन पेट के अंदर डालते हैं और वो दूरबीन इस तरह से पेट के अंदर जाती है और दूरबीन के इस एंड पे एक कैमरा लगा होता है। वो कैमरा हमें बाहर टीवी पर ये सारा स्ट्रक्चर जो बॉडी के अंदर है उसकी एक पिक्चर, लाइव पिक्चर हमें दिखाता है। उस कैमरे के थ्रू हमें ये ट्यूब्स, उसका फिम्ब्रियल एंड, आसपास की सारी जगह, उसका स्ट्रक्चर, उसकी मोटाई, उसकी डेलिकेटनेस हमें सब अप्रिशिएट होती है क्योंकि हम एक्चुअली ट्यूब को देख पाते हैं। उस टाइम पे हम नीचे से एक दवाई या एक कलर्ड लिक्विड पुश करते हैं और वो पुश किया हुआ लिक्विड हमें यहाँ से स्पिल होता हुआ उसके फिम्ब्रियल एंड से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है। इससे हम डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी से हमें बहुत सारी चीजें ट्यूब के बारे में पता चलती हैं कि यहाँ से उसका फिम्ब्रियल एंड पेटेंट है या नहीं, खुला है या नहीं, ट्यूब देखने में कैसी थी, उसका फिम्ब्रियल एंड ऐसे डेलिकेट फूल की तरह खुला हुआ हेल्दी है या नहीं, ट्यूब देखने में हेल्दी है या नहीं, इन्फ्लेम्ड या इन्फेक्टेड तो नहीं है, प्लस जो हमने दवाई डाली क्या वो स्पिल होके बाहर आई या नहीं। और इसके अलावा यूट्रस के आसपास की जगह, अंडेदानी के आसपास की जगह, ट्यूब्स के आसपास की जगह भी हमें विजुअलाइज हो जाती है और हम बहुत क्लियरली ये जजमेंट दे पाते हैं
कि क्या पेशेंट की ट्यूब्स खुली हैं या नहीं, एंड ऑल्सो क्या वो हेल्दी हैं कि नहीं। कोई भी पानी एक ऐसी चीज है, जैसे हम देखते हैं कि पानी कहीं भी अपनी जगह बना लेता है। दीवार में कहीं बहुत महीन सी जगह भी हो तो लीटर्स एंड लीटर्स ऑफ वाटर उस बारीक सी जगह से निकल के सीपिन, हमारे घर के अंदर सीपिन हो सकता है, कहीं भी सीपिन हो सकता है, ये हम सब जानते हैं। सो इसलिए सिर्फ लिक्विड, पानी जैसे लिक्विड का स्पिल दिख जाना डजंट मीन for sure that your tubes are healthy and your tubes are capable कि वहां पर एग और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो सके। इसलिए पेटेंसी के साथ साथ ट्यूब्स का हेल्दी होना भी जांचना बहुत जरूरी होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में ही हमें पता चल सकता है। बहुत पहले एक और टेस्ट किया जाता था जिसे बोलते थे हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी यानी कि HSG, जिसमें क्या किया जाता था कि नीचे से एक डाई पुश की जाती थी यूट्रस में और पेट के ऊपर से एक एक्सरे खींच लिया जाता था और वो एक्सरे हमें डाई की मूवमेंट एक्सरे पे दिखा देता था। और ये इनडायरेक्टली अगर हमें इस शेप में एक्सरे पे हमें एक वी शेप डाई और यहां पर बिखरती हुई डाई दिख जाती थी, तो हम ये मान लेते थे कि डाई यहां से निकल के यहां जाकर अंदर गिरी है, तो ट्यूब्स खुली हैं। ये एक प्रिलिमिनरी टेस्ट के तौर पे आज भी किया जाता है और इसे करने में कोई बुराई नहीं है। पर जिन केसेस में हम बहुत डाउटफुल हैं कि ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं और इस कपल में बेबी ना होने का कारण ब्लॉक्ड ट्यूब्स हो सकता है, उन कपल्स में हमें सिर्फ हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी पे रिलाय नहीं करना चाहिए। हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करनी चाहिए, जो कि एक बहुत आसान टेस्ट है। डेफिनेटली ये हिस्ट्रोसैल्पिंजोग्राफी से ज़्यादा इन्वेजिव है। 1 सेंटीमीटर का कट लगाना पड़ता है और एक स्टिच आता है, बट स्टिल डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ट्यूब्स के बारे में, वो बहुत इंफॉर्मेटिव है, वो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन कपल्स में जो यंग हैं, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 7 साल हो चुके हैं उनकी शादी को और सीमेन एब्सोल्युटली नॉर्मल है, एज फीमेल की फेवरेबल है, ओव्यूलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंसेस बिल्कुल नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उनकी ट्यूब्स की इवैल्यूएशन डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी से करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्यूब्स की असल हालत जानकर हम टाइम को बचा सकते हैं और राइट ट्रीटमेंट को फॉलो कर सकते हैं। सो HSG is a preliminary investigation which can be done to evaluate tubal block, but इसमें false positive और false negative results बहुत हाई होते हैं। false positive मतलब कई बार HSG बताएगा कि ट्यूब्स ब्लॉक है, बट एक्चुअली ब्लॉक नहीं होती। false negative मतलब HSG बताता है कि ट्यूब्स खुली हैं, बट एक्चुअली ट्यूब्स नहीं खुली होती या हेल्दी नहीं होती या इस लायक की नहीं होती कि वहां पे फर्टिलाइजेशन हो सके और प्रेगनेंसी हो सके। सो इसलिए डाउटफुल केसेस में डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी कर लेना ही समझदारी है। अब हम चलते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। अब अगर किसी की ट्यूब्स अनहेल्दी या ब्लॉक्ड प्रूव हो जाती हैं लैप्रोस्कोपी से, देन व्हाट? जैसे कि मैंने बताया, ट्यूबल ब्लॉक किसी भी जगह पे ट्यूब की और किसी भी कारण से हो सकता है। अब ट्यूबल ब्लॉक रिलीज किया जा सकता है। क्या पेशेंट की ट्यूबल ब्लॉक को रिमूव करना या उसे रिवर्स करना, उसका मतलब है कि ट्यूब्स को उसी कंडीशन में ले आना जो कि एक अनटच्ड हेल्दी ट्यूब्स हो। उतनी हेल्दी ट्यूब होगी तो ही वो हमारे काम की है, तो ही हम उस पर डिपेंड कर सकते हैं कि इसके थ्रू हमारा एग और स्पर्म
मूव करके यहाँ पर आपस में फर्टिलाइज हो सकते हैं। सो इसलिए सिर्फ जो कॉर्नुअल ब्लॉक्स होते हैं, जो इस एरिया में डेलिकेट ब्लॉक्स होते हैं हमारे म्यूकोजल सेक्रीशंस जमने के कारण, वो एकमात्र ऐसे ब्लॉक्स हैं जिनको इजीली खोला जा सकता है विदाउट डैमेजिंग द ट्यूब, या ये मानकर कि सिर्फ इस पॉइंट पे ब्लॉक है, बाकी की सारी ट्यूब एकदम हेल्दी लुकिंग है, तो हम नीचे से डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के दौरान ही एक बारीक वायर यहां से क्रॉस करवाते हैं और थोड़ा सा लिक्विड उसमें पुश करते हैं, और इस एरिया की कैन्युलेशन से ही वो माइल्ड ब्लॉक्स खुल जाते हैं। सो कॉर्नुअल ब्लॉक को इस तरह से खोला जा सकता है। बट अगर सिवियर पीआईडी है, सिवियर इन्फेक्शंस हैं, मॉडरेट टू सिवियर एंडोमेट्रियोसिस है, जिसने इस ट्यूब को पूरी बुरी तरह से इन्फ्लेम कर दिया है, ट्विस्ट कर दिया है, एक गांठ बना दी है, और ये ट्यूब तोड़ मुड़ के बच्चेदानी के पीछे जाकर चिपक गई है, और इसकी पूरी एनाटॉमी डिस्टर्ब हो गई है, इसका इस तरह का रिलेशन नहीं है अंडेदानी के साथ और बच्चेदानी के साथ, इसका फिम्ब्रियल एंड पूरा आपस में चिपक चुका है, तो ऐसे ब्लॉक्स को खोलना या उस ट्यूब को हेल्दी बना देना वापस से इम्पॉसिबल है। सो इसीलिए डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करना जरूरी है, ताकि कारण पता चल सके, सिवियरिटी पता चल सके। अगर ट्यूब खोली जा सकती है तो उसे जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए, और अगर नहीं खोली जा सकती तो एटलीस्ट ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये ट्यूब बहुत डैमेज्ड है, ये रिलायबल नहीं है, इस पे हम रिलाय नहीं कर सकते, और पेशेंट को एक नेचुरल वे से, नेचुरल वे मतलब कि फीमेल की बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होकर उसको प्रेगनेंसी हो जाए, उस तरीके से इस कपल को प्रेगनेंसी नहीं मिल सकती। और उसका अब सोल्यूशन क्या है? तो ऐसे कपल्स को फिर जल्दी से जल्दी टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि आईवीएफ करवाना चाहिए, क्योंकि वेस्टेज ऑफ मोर टाइम विल ओनली एंड ओनली अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ देयर आईवीएफ। कोई भी और किसी भी और झांसे में न आए कि सो एंड सो डॉक्टर ट्यूब खोल सकता है, या सो एंड सो पेशेंट की ट्यूब खुली थी तो मेरी भी खुल सकती है। आपके केस में क्या कारण है, किसी और पेशेंट में क्या कारण था, आप कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, अगर दो लोगों की डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी पे सेम फाइंडिंग है तो ही आप मान सकते हो कि जो ट्रीटमेंट उस पेशेंट पे किया गया वो आप पे भी अगर किया जाएगा तो वो आपको फायदा देगा। अगर किसी की HSG यानी कि हिस्ट्रोसैल्पिंगोग्राफी में ट्यूबल ब्लॉक आया और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी में वो ब्लॉक एक्चुअली इतना सिवियर था ही नहीं, तो डॉक्टर तो उसे यही बोलेंगे कि हमने आपका जो ब्लॉक था वो खोल दिया, बट एक्चुअली तो वो ब्लॉक इतना सिवियर था ही नहीं, या वो HSG का फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट था, और वो इजीली कॉर्नुअल ब्लॉक, माइल्ड म्यूकोजल कॉर्नुअल ब्लॉक था जो खुल गया। ऐसे ब्लॉक्स खुल जाते हैं। बट अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है, अगर लैप्रोस्कोपी करने पे डॉक्टर ने आपको बताया है कि आपकी ट्यूब्स काफी डैमेज्ड हैं, स्टक हैं, एडहेरेंट हैं, एडेनेक्सल मास बना हुआ है, आपको सिवियर पीआईडी है, एंडोमेट्रियोसिस है, तो प्लीज आप इस उम्मीद में न रहें कि आपकी ट्यूब्स नॉर्मल हो पाएंगी और एक आपकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होकर आपको प्रेगनेंसी हो पाएगी। समझदारी इसी में है कि हम उस बात को एक्सेप्ट करें और अपनी राइट एज पे, यानी कि 35 से ज्यादा होने से पहले हम अपना आईवीएफ करवाकर एक ऑल नेचुरल प्रेगनेंसी ले सके। क्योंकि अगर हम ट्यूब्स के खुलने और कौन खोलेगा और कैसे खुलेगा के चक्कर में अपनी एज बढ़ा लेंगे, तो अब बढ़ी हुई एज में फिर आईवीएफ करवाने से सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि हो सकता है आपको आपके अपने एग से बच्चा मिलना मुश्किल हो जाए, या आपको मल्टीपल आईवीएफ अटेम्प्ट्स लेने पड़े प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए। सो
मैं आज की वीडियो में मेनली यही बात स्ट्रेस करना चाहती थी कि ट्यूबल ब्लॉक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी. The best modality to diagnose tubal block is diagnostic laparoscopy. Don't rely only on HSG. और डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी से बिल्कुल भी डरे ना. ये हार्डली 15 मिनट का टेस्ट होता है, जिसके लिए आपको हॉस्पिटल में जरूर 12 से 24 घंटे रहना पड़ता है, बेहोशी में किया जाता है, पर ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा और आपके फर्टिलिटी करियर को बहुत इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी और आपके डॉक्टर को और आपको डिसीजन लेने में इजी होगा. तीसरी बात, हर ट्यूबल ब्लॉक खोला नहीं जा सकता. आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट की एडवाइस के हिसाब से चलें. सिर्फ माइल्ड कॉर्नुअल ब्लॉक्स ही ट्यूबल कैन्युलेशन से खोले जा सकते हैं, और अगर वो खोले जा सकते होंगे तो डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी के दौरान ही वो खुल जाएंगे, और अगर वो नहीं खोले जा सकते होंगे तो आपको जल्दी से जल्दी आईवीएफ करवा लेना चाहिए. एक और सिनेरियो होता है जिसमें ट्यूब्स ब्लॉक होती हैं, जिसमें कि फीमेल खुद अपनी ट्यूबेक्टमी करवा लेती है और अपनी ट्यूब को लाइगेट करवा लेती है. ऐसे में भी पुराने जमाने में ट्यूबल रिकैनलाइजेशन किया जाता था, जो आज भी किया जाता है, और अगर फीमेल यंग है तो ट्यूबल रिकैनलाइजेशन की ट्रायल करनी चाहिए. रिकैनलाइजेशन करवाने के बाद 1 साल तक आप वेट कीजिए. अगर आपकी प्रेगनेंसी 1 साल के अंदर अंदर हो जाती है तो दैट मीन्स आपका रिकैनलाइजेशन सक्सेसफुल हुआ और आपको उसका रिजल्ट मिल गया. बट इन केस आपकी एज ज़्यादा है, आप 35 से ज़्यादा हैं, तो रिकैनलाइजेशन का ऑप्शन न लें, क्योंकि एक तो रिकैनलाइजेशन का रिजल्ट बहुत कम है और आप ऑलरेडी ज़्यादा एज के हो, तो रिकैनलाइजेशन पे रिलाय करके और टाइम वेस्ट करने से जो आईवीएफ करवा लेने से आपको रिजल्ट मिलेगा वो भी मिलना, उसकी भी सक्सेस रेट आपकी कम हो जाएगी. सो रिकैनलाइजेशन इन ट्यूबेक्टमाइज्ड पेशेंट should only be opted by patients, by females who are very young, and they can give it a try of recanalization. Wait for 2 years. और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, well and good. अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई, that means that recanalization procedure has not opened up your tubes, and so you can resort to IVF. जल्दी से जल्दी right time पे आईवीएफ करवाने से ही आपको रिजल्ट मिलेगा. इसलिए रिवर्स भी उतना ही जरूरी है कि ट्यूब्स आपकी ब्लॉक्ड हैं ये नहीं, ये भी जल्दी से जल्दी पता लगाना जरूरी है. सो डोंट बी स्कैर्ड ऑफ गोइंग इन फॉर डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी, एंड वॉट एवर द रिजल्ट इज, उसके हिसाब से आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो भी प्लान आपके बारे में बनाए कि आपको आगे प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए कैसे चलना है, आईयूआई करवाना है या आईवीएफ कराना है, उनके अकॉर्डिंग फिर आप जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट लेके अपनी फैमिली कंप्लीट कर सकते हैं. सो ये सब कुछ बातें थी जो मैं ब्लॉक फैलोपियन ट्यूब्स के बारे में बताना चाहती थी. आई होप ये सारी बातें बहुत से लोगों को यूजफुल लगेंगी, और जो पेशेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं वो अपने डॉक्टर से बात करेंगे और अपनी ट्यूब्स इवैल्यूएट करवाएंगे. जिनको एंडोमेट्रियोसिस है या जिनको डॉक्टर ने कहा है कि आपकी ट्यूब्स हेल्दी नहीं हैं, वो मेरी इस वीडियो से मोटिवेशन लेंगे और जल्दी से जल्दी अपना ट्रीटमेंट कराएंगे और डिले नहीं करेंगे. अगर आप मेरे से आकर मिलना चाहते हैं और अपनी इवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं या मेरी राय लेना चाहते हैं या हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मंडे टू सैटरडे किसी भी दिन मॉर्निंग 10 to 2:30 के बीच में गोमती थापर हॉस्पिटल मोगा आकर मेरे से मिल सकते हैं. अपॉइंटमेंट के लिए आप जो मेरी टीम बार बार नंबर पिन डाउन कर रही है उस नंबर को आप नोट कीजिए. उस नंबर पे व्हाट्सएप करके हम आपको एक वीडियो कॉल का अपॉइंटमेंट दे सकते हैं अगर आप दूर हैं, या आप फिजिकली आकर मिलना चाहते हैं तो आपको फिजिकल अपॉइंटमेंट भी हम दे सकते हैं और आप मुझसे आकर मिलकर अपनी सारी बातें डिस्कस कर सकते हैं.
आपने अगर पहले कोई टेस्ट करवाया है वो मुझे दिखा सकते हैं। आप लैप्रोस्कोपी करवाना चाहते हैं, आप IVF करवाना चाहते हैं या आप राय लेना चाहते हैं, आई एम ऑलवेज अवेलेबल एंड यू आर वेलकम टू कम एंड मीट मी or take an online appointment. So for any kind of appointment, please call on the number and we will revert back to you. I hope ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सबको यूजफुल साबित होगी और मेरी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि कहीं पर भी ऐसे लोग हैं जिनको हम मदद कर सकते हैं, हम उनके साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट में आकर उनकी मदद कर सकें। ये ट्रीटमेंट ऐसा है कि दूर से भी लोग आके हमारे से करवा सकते हैं। हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी है, लैप्रोस्कोपी, IVF, IUI, ऑल काइंड ऑफ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस आर डन अंडर वन रूफ। सो अगर आप दूर से भी हैं तो हम प्लान आउट करके आप मोगा आ सकते हैं और अपना इवैल्यूएशन, सजेशन और ट्रीटमेंट सब कुछ करवा सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। Next week we'll come up with a new topic and stay tuned with us and keep watching my status, keep watching my Facebook page for new updates. Thank you very much.